एप्पल मैन ऑफ इंडिया श्री हरिवंश शर्मा आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास व्यक्ति जिनको पूरा देश एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है और रिसेंटली 28 अप्रैल 2025 को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री हरिवंश शर्मा कृषि जब मुझे पद्मश्री मिला, क्योंकि इससे पहले मुझे काफी अवार्ड मिल चुके थे, लगभग कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, आपको क्या बोला मिल के बाद? छियानवे सक्सेस रेट है इसका। पहले तो कोई ऐसी समस्या नहीं होती थी, जो बादल फट रहे हैं, ये तो 5-7 सालों से समस्या चली है। पहले कहीं भी ऐसा नहीं होता था। 2 साल पहले यहाँ हमारा भी डेंजर जोन घोषित हुआ है। अच्छा, यहाँ 7-8 परिवारों के मकान बह गए थे, मतलब ये पूरी धार ऊपर से चल पड़ी, पूरी धार की धार। इसके अलावा आप कितने राष्ट्रपति से मिले? इसके अलावा मैं देखिए प्रणब मुखर्जी जी से 3 बार मिला हूँ। अच्छा, रामनाथ कोविंद जी से 2 बार मिला हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 6 बार राष्ट्रपति भवन में 38 दिन प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम लेके आए हैं एक और नया पॉडकास्ट आप सभी दर्शकों के लिए शुद्ध टॉक्स चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास व्यक्ति जिनको पूरा देश एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है और रिसेंटली 28 अप्रैल 2025 को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए हम जानते हैं उनका सफर और उनकी मेहनत क्या रंग लाई है। हम मिलते हैं श्रीमान हरिवंश शर्मा जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। तो कैसा लगा, मैं सबसे सवाल पूछता हूँ कि मेरा स्टूडियो कैसा लगा। आज आप बताइए कि आपका घर कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपको बताएं कि आज हमारा पूरा सेटअप जो है इनके सर के घर पे लेके आए हैं और हमने सारा सेटअप किया। तो जब हम यहाँ आए तो हमने यही देखा कि पूरा घर जो है वो पुरस्कारों से भर गया है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मेहनत क्या यही रंग लेके आती है? मुझे तो स्वयं बहुत खुशी है जब मुझे पद्मश्री मिला, क्योंकि इससे पहले मुझे काफी अवार्ड मिल चुके थे, लगभग 65 अवार्ड हो गए मेरे राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय, परंतु पद्मश्री मेरे लिए एक सपने के समान था। पद्मश्री आपको महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिया जी। उसके बाद हम सब ने देखा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या बोला मिल के बाद? सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फसल कैसी है, तो मैंने कहा कि बढ़िया है। फिर बाद में उन्होंने हाथ मिलाया, हाथ हिलोड़ते रहे। बाद में मैंने कहा कि सर मैं जून में सेब लेकर आऊंगा, तो उन्होंने यही कहा था कि वादा निभाना, मैं इंतजार करूंगा। तो सेब का पेड़ जो है हिमाचल में उगता है, आपने वो कैसे सोचा कि मैं इसको राजस्थान की गर्म भूमि में भी उगाऊंगा, विदेशों की अलग अन्य भूमि जो सॉइल होती है उनकी अलग फर्टिलिटी होती है उसमें भी उगाऊंगा? तो ऐसा आपने कैसे निश्चय किया जी? वर्ष 1995 में आम पर अत्यधिक कोहरा पड़ा। वैसे हमारा यह क्षेत्र आम बहुल्य क्षेत्र है, और तब मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना। मैंने सबसे पहले एक बीज बोया, बीज से पौधा तैयार किया, और जब उसपे छोटे छोटे फल आए 2 साल बाद, तो मैंने इसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया। यहाँ जंगली पल्लम होते थे। अच्छा जी। छोटे छोटे, अब तो नहीं रहे हो। और 1999 से मैंने कार्य शुरू किया था। तो पल्लम पर जब मल्टीप्लाई किया तो उसमें थोड़ा सुधार आया और उसका साइज भी लगभग 100 ग्राम तक हुआ। फिर लोगों से सुना कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग होती है, तो मैंने शिमला से बीजू सेब का पौधा लाया जो जड़ से बीज से तैयार होता है। अच्छा। उस पर इसकी ग्राफ्टिंग की और 2007 में मुझे इसमें सफलता मिली। पूर्णतया जैसा ऊपर का सेब शिमला का या कश्मीर का होता है, वैसा ही यह सेब बना। और इसके बाद मैंने खुद अपने स्तर पर कुछ राज्यों में ट्रायल करवाना शुरू किए। वर्ष 2013 में मैं डॉक्टर PL गौतम जी के माध्यम से
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में आया गुजरात गांधीनगर। अच्छा जी। वहां वाइब्रेंट कृषि समिट उत्सव था, मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। वहां मैं उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिला और वहां से मुझे एनआईएफ से जोड़ा उन्होंने। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने 3 साल तक जहां जहां मैंने पौधे लगवाए थे अपने हिमाचल में या हिमाचल के बाहर, वहां इसका परीक्षण किया 3 साल तक के फूल से लेकर फल पकने तक उन्होंने इसकी स्टडी की और फिर उन्होंने भारतवर्ष के 29 राज्यों में भारत सरकार के खर्चे पे इसके ट्रायल करवाए और आज स्थिति यह है कि 27 राज्यों में यह पौधा बिल्कुल फल दे रहा है। अच्छा। और इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी, इनमें भी यह पौधा अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया फ्रूटिंग दे रहा है। और इस बार मैंने ओमान में भी 7,000 पौधे लगवाने में सफलता हासिल की है। अच्छा, अगर हम बात करें जमीनी क्षेत्रों में तो उसमें क्या आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी पौधा लगाने में शुरुआत में? शुरुआत में कोई डिफिकल्टी नहीं आई। जब पहले पहले आई थोड़ा लोग मानते कोई नहीं थे, वैज्ञानिक लोग नहीं मानते, अब भी कई वैज्ञानिक नहीं मानते, परंतु जब मैं एनआईएफ से जुड़ा तो उनके माध्यम से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि हर तरफ से उन्होंने सहयोग किया। और जैसे भारतवर्ष के 29 राज्यों में ट्रायल कराया, सभी राज्यों में लगभग 27 राज्यों में मुझे भी भेजा उन्होंने और एक नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया नरकॉम्स के माध्यम से। अच्छा। 5 राज्यों में, तो वहां भी मुझे 2 बार भारत सरकार की तरफ से भेजा गया कि किसानों को ट्रेनिंग दें। वहां मेरे लगभग 1,75,000 पौधा लगा है और सबसे अच्छे रिजल्ट मणिपुर में है। जो सेब का पेड़ है उसको उगाने के लिए जो जमीन में बीज लगाते हैं जी वो तो हम सब लगाते ही हैं जी। मगर जो दिमाग के अंदर बीज है उस चीज को, उसकी शुरुआत कैसे की आपने? उसको शुरुआत मैंने ऐसे की कि जैसे पेड़ से पौधा बोया जी। और फिर उसको उस पे ग्राफ्टिंग किया, मतलब जो बीज से उगा था उसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया, पल्लम अच्छा। के मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट अच्छे आए, फिर मैंने उसको सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की और पूर्णतः सफल हो गया। तो परिवार का कैसा था जी निर्णय? परिवार ने आपको देख के क्या बोला? परिवार का मुझे शुरू से सहयोग मिलता रहा है और हर कार्य में सहयोग मिलता है क्योंकि मुझे तो ज्यादातर बाहर भी जाना पड़ता था, जैसे तो नर्सरी की देखभाल, तो ये परिवार पर ही निर्भर रहता था। तो आप बाहर जाते थे तो आपको पूरा चित्त मन तो इधर ही होगा जी, मेरे पौधे कैसे काम हैं? पे तो रहती थी जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं अब भी जब भी कहीं से आता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने बगीचे में जाता हूँ या नर्सरी में जाता हूँ। अभी आपके बगीचे में क्या क्या पौधे हैं जी? हमारे बगीचे में इस समय जैसे लगभग 300 पौधे आम के हैं और 272 पौधे सेब के हैं। इसके अलावा चीकू, खुमानी, पल्लम, नेक्टिन, आड़ू और एवोकाडो के भी मैंने पौधे लगा रखे हैं। अच्छा। 3 पौधे कॉफी के लगा रखे हैं और कॉफी बहुत अच्छी यहाँ हो सकती है। अच्छा जी, तो इसमें आप जब ये लगाते हैं तो इसमें वैज्ञानिक की मदद से आप लगाते हैं कि क्षेत्र हमारा हिमाचल का ऐसा है कि इसमें उग जाते हैं? नहीं, वैज्ञानिक की मदद नहीं, मैं अपने मतलब उससे प्रयोगों से इस पे कर रहा हूँ। आप अपने प्रयोग जी, करते हाँ। रहते हैं और इसमें वैज्ञानिकों की कोई जरूरत नहीं, सभी चीजों में मुझे जहाँ जो कोई चीज अच्छी लगती है बाहर जाकर मैं वहां से पौधा ले आता हूँ। जैसे एवोकाडो का, ये मैक्सिको से आया एक परमार जी थे, जी। वो एप्पल पे पीएचडी थे, फ्रूट ब्रीडर थे। तो जब यहाँ मेरा सेब पैदा हुआ और उन्होंने सुना तो वो व्यक्ति उस प्रेस रिपोर्टर को लेकर यहाँ आए कि मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि हम 1965 से 75 तक भाई नाहन के पास बागथन में हिमाचल सरकार द्वारा एक रिसर्च सेंटर खोला गया था और विदेशों से भी 102 वैरायटियां लाई गई थी, परंतु वो सेब नहीं दे पाए थे और उस समय 21 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। उन्होंने मेरे रजिस्टर पे नोट दिया है और उसके बाद उन्होंने मेरा बड़ा भरसक किया। अभी 94 वर्ष की उम्र में वो पिछले साल स्वर्ग सिधार गए। अच्छा, अगर हम बात करें अपने क्षेत्र की तो हमारे हिमाचल क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे जो हैं ज्यादा उपलब्धि दे सकते हैं, जो इंसान को ज्यादा देखरेख नहीं करें तो भी उपलब्धि उसमें उनमें मिल जाएगी? वैसा तो वैसे कोई भी पौधा नहीं है, हर चीज पे अब स्प्रे की जरूरत पड़ रही है और अब तो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक स्प्रे भी करना पड़ेगा। थोड़े दिन कठिनाई आएगी परंतु आखिरकार हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना ही पड़ेगा। और देश का जो युवा है, प्रदेश का जो युवा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रोत्साहित हो रहा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि किस चीज से शुरुआत करें? ऑर्गेनिक के लिए ऐसा है कि हमें शुरू शुरू में तो कठिनाइयां आ रही हैं परंतु थोड़ा थोड़ा जैसे खाद का प्रयोग कम करना पड़ेगा। और पहले क्या होता था कि आज खेती घाटे का सौदा क्यों हो रहा है कि आज बीज, महंगी दवाई,
और ट्रैक्टर से बुआई। पहले लोग क्या करते थे कि सिर्फ नम के सिवा कोई भी चीज दुकान से नहीं लेते थे। अच्छा सब अपने गुजारे में, जैसे हल खुद बीजना, बैलों से बेचना, जी। और उनकी वो खाद जो है तो खेतों में काम आ जाती थी, गोबर की, और ट्रैक्टर की नहीं होती थी, उन्हीं बैलों से गुजारा हो जाता। बीज अपना रखते थे। अब तो हाइब्रिड बीज आते हैं, 300-400 रुपए किलो है। मतलब अगर हम 5,000 रुपए मान लो 1 बीघे पे खर्च करते हैं बीज, खाद, दवाई, तो हमें जब आउटपुट आती है तो 2,000 रुपए आती है। अच्छा तो इसलिए हमें खेती का जो मॉडर्न तरीके हैं, जैसे महंगे बीज, महंगी खाद, सब कुछ स्वयं तैयार करना होगा, तभी यह खेती लाभ का सौदा हो सकता है। जो आपकी सेब की कैटेगरी है हरिमन 99, जी। HRMN 99, जी। इसका नाम कैसे पड़ा जी? इसका नाम इसलिए पड़ा कि मैंने 1999 से शुरू किया था, अच्छा और जब मैं 2013 में गुजरात में वहां गया NIF के पास, तो उन्होंने पूछा कि इसका नामकरण किया जाए कोई ना कोई भाई। तो हमने 99 से शुरू किया था। तो हमारे उस समय के डायरेक्टर थे विपिन कुमार जी, अब तो दिल्ली नोएडा देखते हैं, अब डायरेक्टर नए नियुक्त हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसका नाम हरिमन 99 शुरू रखा जाए, क्योंकि 99 से आपने शुरू किया और आपके अपने नाम पर ही रखा जाए। और 2014 में मैंने इसके लिए फिर पेटेंट के लिए अप्लाई किया, और 2022 में मुझे हरिमन 99 के नाम पर ही इसमें कॉपीराइट मिल गया है। अच्छा। और अच्छा वो आपने बता दी, नहीं तो कई लोग तो सोचते हैं भी हरिमन 99 है तो आप कोटखाई से होंगे, जो हिमाचल क्षेत्र का नंबर जी भी जी है, जी, हाँ जी। RTO का। पद्मश्री मिलने के बाद लाइफ कैसी होगी जी? पद्मश्री मिलने के बाद मेरी बहुत व्यस्त लाइफ हो गई है। वैसे भी NIF के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 5-7 राज्यों में तो जाना होता ही था, जी। परंतु अब हर तरफ से, जैसे कहीं चीफ गेस्ट के रूप में, और कहीं अवार्ड ऑफ ऑनर के रूप में, हर दिन मतलब कोई ना कोई कार्य लगा रहता है। और हम जैसे छोटे छोटे बंधु तो आते रहते होंगे। नहीं नहीं नहीं, छोटे नहीं, आप भी महान है, मेरी तरफ से सभी महान है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल जी। तो घर की व्यवस्था कैसे आती है जी काबू, जब आप चल जाते हैं इतने सारे पुरस्कार लेने और सारी चीजें हैं, तो घर वाले बोलते नहीं भी जी आप तो इसी लायक रह गए? नहीं नहीं, बच्चे देखते रहते हैं। जैसे मैंने पोतरा है, इसको इस लाइन में डाल रहा हूँ। जी। एक लड़का तो लंदन में रहता है, दूसरा दुकान करता है, उसकी घरवाली सरकारी नौकरी करती है। अच्छा जी। और मतलब इसलिए हमने अब पशु भी बेच दिए हैं, तो अब इसी तरफ मुनस्सर रहना पड़ रहा है। तो जब आपको पद्मश्री के लिए, सम्मान के लिए कॉल आया, जी। तो तब आपकी कितनी प्रशंसा हुई, कितनी आपके मन के अंदर कितनी खुशी हुई? मेरे मन में बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने 2017 में तत्कालीन प्रधान मतलब राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी से भारत का द्वितीय किसान का पुरस्कार लिया था। अच्छा। तो मैंने उस समय सोचा था कि इससे आगे अब मेरी जिंदगी में कोई पुरस्कार नहीं होगा, परंतु मैं लगातार पद्मश्री ऑनलाइन भरता रहा। यह मेरी 6वीं बार थी। मैं 5 बार इसमें सफल हुआ हूँ, और 6वीं बार मुझे पद्मश्री के लिए चयनित हुआ है। चलो, हम चाहेंगे कि आपको बाकी जो भारत के और भी पुरस्कार हैं वो भी मिले, और आप आगे बातचीत जब भी चल रही है और आप बने रहिए। हम आपको जो सर की नर्सरी है और जैसे सर काम करते हैं वो सारी चीजें भी वीडियो में दिखाएंगे धीरे धीरे आगे, तो आप पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहते हैं। और कितने सक्सेस रेट कितना है जी इसका? सक्सेस रेट तकरीबन इसका मतलब 95-96% है जी। 17 लाख पौधों में 95-96% जी हाँ, सक्सेस रेट, सक्सेस रेट है इसका। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि और किसानों के फोन आते रहते हैं, फल के समय भी कहीं कोई बीमारी आ रही है, तब भी तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से सभी किसानों को उस समस्या का हल करके देते हैं रोजाना। आपको जो खिताब है एप्पल मैन ऑफ इंडिया, जी, ये किसने दिया? ये तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है जी। अगर हम बात करें खेती की तरफ, जी। जो आजकल जो हमारे युवा हैं जी और जी, बाकी जो बड़े भी हैं, वो खेती की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, जी तो उसमें आप क्या करने चाहेंगे कि जो खेती है वो अपने पारंपरिक तौर से जो खेतों में हो रही है वही जी। करें, कि आजकल जो छतों में आजकल लोग वर्टिकल फार्मिंग करने लगे हैं, जी वो जी जी। उसका क्या सक्सेस रेट है? छतों का वर्टिकल फार्मिंग का मेरे हिसाब से बहुत कम रेट है, क्योंकि उसमें कमर्शियल तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, अपने इस्तेमाल के लिए थोड़ा बहुत किसान कर सकते हैं, परंतु उसमें भी पानी स्लैब पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट के स्लैब है। अगर उसमें पानी पड़ता रहेगा रोजाना, तो किसी दिन सरिया 5-7 सालों में खत्म हो जाता है, क्योंकि लोहे का दुश्मन पानी है, जंग है, तो वो खत्म हो जाएगा, और उससे भी घाटे का नुकसान है। और खेतों में युवा जो है तो खेती की तरफ नहीं आ रहे हैं। जी। युवा जो है नौकरी कंपनियों में चाहे 10,000 की कर ले रहे हैं, परंतु खेती की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो उनको खेती की तरफ, जैसे स्कूलों में अब तो सरकारें भी कर रही हैं
कि स्कूलों में एग्रीकल्चर को विषय बना दिया गया है। मेरे पास इस बार लगभग 47 स्कूलों के बच्चों ने ट्रेनिंग ली, और हमारे यहाँ 11वीं ITI है, तो 2 महीने का कोर्स यहाँ बच्चों को करवाएंगे कि सरकार ने एक ट्रेड ही बना दिया कि हॉर्टिकल्चर की तरफ प्रैक्टिकली 2 महीने उनका यही होगा, वो पूरा काम सीखेंगे। तो इस तरह से अगर बच्चों को सरकार की तरफ से मोटिवेट किया जाए तो ये आगे घाटे का सौदा नहीं रहेगा, और किसान खेती की तरफ बच्चे अग्रसर होंगे। और इसमें आपको आपके हिसाब से, क्योंकि अब मेरे लिए तो आप ही पूरे ज्ञाता है इस चीज के, तो आपके हिसाब से जो युवा है उनको कितना बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए? युवाओं को 100% इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि अब कंप्यूटराइज जमाना है, नौकरियां उतनी नहीं रही, और तो कंपनियों में भी उतना काम नहीं रहा, क्योंकि कंपनियां भी छोड़कर जा रही हैं। तो उनके सिवा, मतलब खेती के सिवा और कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि पहले के बुजुर्ग तो सर्विसें होती थी, वो खेती से ही गुजारा करते थे, और उसमें परिवार भी बहुत बड़े होते थे। आज तो परिवार छोटे छोटे हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, उसमें तो 5-7 बच्चे हर किसी परिवार के होते थे। तो तब उन्होंने जब उस पर गुजारा किया है, तो आज की पीढ़ी क्यों नहीं कर सकती उसमें 1-2 बच्चों के लिए? बिल्कुल। अभी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर जो है वो सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, ये कर भी रहे हैं। जो इनका ग्रैंड चाइल्ड है, पोत्रू है इनका, वो इसी फील्ड में आप इनको लगा रहे हैं। तो आप इसके बारे में बताइए कि उनकी क्या मानसिकता है, कि वो तैयार है आपके साथ बिल्कुल हाँ, जुड़ने वो के लिए? मतलब 8-9 महीने पहले तो उन्होंने +2 की, फिर उसके बाद ITI करवाई उनको। ITI करवाने के बाद अब उनको इसी तरफ लगा रहे हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ तो ये सारे कार्य देख रहा है। बाकी यूपी के 2 मजदूर रखे हैं, अब काम बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे खरपतवार या निदाई या स्प्रे, तो यूपी के मजदूरों से वो भी हम करवा रहे हैं। और आजकल जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं क्षेत्र, जी उनकी वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे ज्यादा बारिश हो जाए या ज्यादा कोहरा पड़ता है आपके क्षेत्र में, जैसे ही हम जी आए जी तो उसमें कोहरा पड़ने लग गया, जी तो जी। उससे आपको क्या इम्पैक्ट होता है उसमें? पहले तो कोई ऐसी समस्या नहीं होती थी, जो बादल फट रहे हैं, ये तो 5-7 सालों से समस्या चली है। पहले कहीं भी ऐसा नहीं होता था कि बादल फटे हैं। और ये मौसम परिवर्तन का भी असर है, कि जैसे 1 साल 2 साल पहले यहाँ हमारा भी डेंजर जोन घोषित हुआ है। अच्छा। यहाँ 7-8 परिवारों के मकान बह गए थे, मतलब ये पूरी धार ऊपर से चल पड़ी, पूरी धार की धार ही। और अब भी उन लोगों ने बाहर सुरक्षित स्थानों पे मकान बनाए हैं। तो उसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है? उसमें तो बहुत डिफिकल्टी है लोगों को, जैसे अपनी जमीन छोड़नी, दूसरी जगह सेटल होना, पुराने मकान जर्जर हालत में ढह गए हैं। और सड़कें, आप हैरान हो गए कि जो सड़क है मेन सुपर हाईवे है, तो लगभग 57 दिन बंद रहा था। अच्छा। इतना स्लाइड जंगल से आया कि 57 दिन व्यक्ति भी नहीं क्रॉस कर सकता, न स्कूटर क्रॉस कर सकता था। तो बड़ी भारी परेशानी उसमें। और पिछले साल बरसात कम हुई है, इस बार भी बरसात अभी सामान्य है। तो दर्शकों, अब समय आ गया है उस चीज का जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम चलते हैं सर के नीचे क्षेत्र में, जहां उन्होंने सारी चीजें, सारी उपलब्धि प्राप्त की है, जिसकी वजह से इनकी पूरी खेतीबाड़ी आपको दिखाएंगे। चलिए, अभी हम जा रहे हैं सर की नर्सरी दिखाने के लिए आप सबको। उससे पहले हम सर को सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं तो इस ओहदे के लिए बहुत छोटा हूं, मगर मेरी पूरी टीम मिलके सर को सम्मानित करे तो हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पूरी टीम एक बार आ जाए। तो आप राहुल जी, हम सब में सबसे बड़े हैं, तो राहुल जी बनाए इसके लिए। पीछे से बोलो। सर को मन सम्मानित करते हैं, और ऐसे ही हम इनका जो प्रोत्साहन है वो हमें मिले। और एक बार सर का हम घर आपको दिखाना चाहेंगे कि इतना प्यारी लोकेशन पे सर का घर है सारा, और इतनी चीजें, इतना हरियाली, हरा भरा से भरा हुआ है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर दिखा रहे हैं जो प्रथम में आम का पेड़ है, सर ने लगाया है। हाँ जी, सर बताएं थोड़ा इसके बारे में। ये मैं गुजरात से लाया था, ये अल्फांसो का पेड़ है अच्छा। और बहुत टेस्टी होता है। हमारे यहाँ दशहरी लंगड़ा और मलिका होता है। तो एल्फांसो, ये जिसकी अल्फांसो कटरीना का, कैफ ऐड करती है, हाँ वो जी, आम ये है ये। अल्फांसो का है, जूनागढ़ से लाया हूँ, गुजरात से। चलो अब आगे आगे चलते हैं, और आपको मिलेंगे चीकू, एवोकाडो, कॉफी और ऐसे तरह तरह नर्सरी के पौधे। ये देखो पूरा हरियाली से भरा हुआ है। ये सेब का पौधा है जी, सेब अब उतर गए हैं, नेट डाले थे इनमें। देखो जी, हाँ, ये सेब पत्ते का बिल्कुल पौधा है। हरे हैं। इसमें नेट डाला था, मतलब जब फल लगे थे तो नेट डाले गए थे इन सब में। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, तभी इकट्ठे हुए हैं थोड़े थोड़े। ये पूरा सर आपका
जो बगीचा है वो कितने उसमें जगह में फैला हुआ 5 है? एकड़ में जी। 5 एकड़ में सर का पूरा जगह फैला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। सर ये तो बहुत जबरदस्त आम है। ये मलिकांब है और ये अगस्त से सितंबर में पकता है। अभी ये 800-900 ग्राम तक जाएगा। ये तो जो 1.5 किलो का आम है, एक एक पीस। ये मलिका नाम है इसका ये। और सर और आगे बताते हैं। अब कॉफी आएगी जी, है ना, अपने कॉफी है। क्या है? कहाँ जा रहा अमरीक? ये कॉफी का पौधा है जी। ये कॉफी के फल लगे हैं। अब आप देखो नजदीक से, अच्छा ये सारे फल हैं जी कॉफी के। दिखाओ जरा, ये सब पास से दिखाएं जरा। मतलब बहुत ज्यादा लगती है पौधे में। इसमें 20-25 किलो लगती है। सभी टहनियों पे ऐसी चिपकी रहती है। जो कॉफी लवर्स हैं उन सब के लिए पौधा उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। और ये बीज है। ये बीज जो है तो ये पककर मतलब 20-25 ग्राम का होगा। और इसका छिलका उतारते हैं, फिर इसको धूप छाया में सुखाते हैं, तब यह कॉफी बनती है। अच्छा 30 kg पत्तों से नहीं बनती है, इन बीज से बनेगी जी कॉफी। कॉफी जो है तो पत्तों से नहीं बनेगी जी। ये सारे बीज ही हैं जी, ये जो देखो आप। सर अब हम आगे चीकू के पौधे के ये पास। साल में 3 बार फल देता है। एक बार के ये मीडियम है, वो बड़े हैं, वो जो ऊपर हैं, और ये छोटे छोटे अब लग रहे हैं। थोड़ा कैमरा पास में लेके आएंगे, हम दिखाएं भी। जो फल हैं वो पूरे अभी उग रहे हैं, और जो उगे हुए फल हैं वो आगे हैं चीकू के, आगे हैं वो देखो। ये सभी छोटे छोटे फल ही हैं जी। ये देखिए, देखो जी कितने फल हैं। ये आपके पास में, ये देखो। इसको ले लो। ये देखो जी, हिमाचल में एवोकाडो। नजदीक से लेना तो आ जाओ फोटो। आ जाओ जी, चलो। ये काला रंग लेता है जी। जो और ये एवोकाडो दिखाया जी, अभी तो हरा भरा है। ये कब उगेगा, उसकी पूरी ये कब निकलेगा जी? ये अक्टूबर में निकलेगा। और ये कम से कम 800-900 ग्राम का होगा, और हास वैरायटी है। अच्छा, अब सभी दर्शक बने रहे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं मेन जगह पे, नर्सरी, एप्पल नर्सरी। चलो। ये जो नीचे जड़ रहे हैं दशहरी है जी। आज तो राहुल जी आपको आम ही आम मिलेंगे खाने को। सर ये हाँ जी। इतनी पाइपलाइन बिछाई है, तो ये सारे पौधों को सिंचाई के लिए? पौधों के लिए तो टोटल कितना कर पानी लग जाता होगा जी दिन में? काफी लगता है। वैसे तो बरसात में तो कुछ नहीं लगता जी, पर अब वैसे काफी लगता है जी। अच्छा, ये छोटी प्लांटिंग कर रहे हैं एप्पल की अभी जी। अभी जहाँ कैमरा है उसके ऊपर दशहरी आम का पौधा बहुत जबरदस्त, नीचे नीचे आम गिरे हैं, आप नीचे दिखा सकते हैं, पैरों के पास आम है। और ये लोकल आम है जी। और जो मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँ, हमारे राहुल जी आम प्रेमी हैं, मैंगो लवर हैं, तो उनके लिए आम ही आम है आज, जितने मर्जी आम खाए। ये लोकल आम है जी। ये जो नीचे गिरे हैं आ जाओ। लोकल। अब थोड़ा कैमरा नजदीक में ले गए हैं, हम आपको हिमाचल की खासियत दिखाते हैं कि जो हमारे हिमाचली आम है वो देखो। हमारे हिमाचली आम इतने छोटे और इतने मीठे होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ देखो कितने गिरे पड़े हैं, ये सारे आम पके हुए हैं, खुद गिरे हुए हैं। रंग बता दो इनको, ऐसा रंग होता है ये, मतलब क्या होगा। ये देखो जी, आम की पहचान हिमाचली आम। हमारे राहुल जी यहाँ शुरू हो चुके हैं टेस्ट करने के लिए मीठे होने काफी जी। ये हमारा ब्लॉग कम पॉडकास्ट है, तो आप दर्शक प्रसन्नता पूर्वक देखें। अब जिस चीज का आप सबको इंतजार था, हरिमन 99 की नर्सरी आप सबके सामने है। सर इसको कितना साल हो गया? ये जो नीचे आप देख रहे हैं, 1 साल का पौधा है जी। एक मिनट आ जाए, इधर आ जाओ।
हम सब आपको दिखाने जा रहे हैं कि हरीमन 99 का सेब उगाया कैसे जाता है, रखा कैसे जाता है, बचाव कैसे होते हैं और क्या ऐसे उपाय हैं जो इसको खास बनाती हैं। ये सारे जो आप पेड़ देख रहे हैं ये हरीमन 99 के उगाए गए पेड़ हैं। तो आइए सर से हम जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है और कैसे उगाते हैं। सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पे। मैं बताता हूँ जी। ये जो आप पौधा देख रहे हैं जी, ये सेब का पौधा है। सबसे पहले क्या करते हैं कि सेब का बीज लेते हैं। अच्छा जी। जैसे 1 साल पहले बीज लिया हमने और उसको बीज दिया, जी। और अगला जो दिसंबर आएगा, दिसंबर में मतलब सितंबर में बीज बीजा, जो दिसंबर आएगा उसमें पौधा 6-7 फुट हो जाता है। अच्छा। तो उसको फिर उखाड़ते हैं जमीन से, और उखाड़ने के बाद इसको ले आते हैं मतलब खेत में। फिर इस अच्छा पे ग्राफ्टिंग करते हैं। जो आप देख रहे हैं पोर्शन, देखिए जी। ये नीचे वाला पौधा है, इससे ऊपर ग्राफ्टिंग हुआ है, इसकी सर्जरी हुई है। अच्छा ये सभी की ये सर्जरी हुई है, ज्वाइंट पड़ा है, ठीक है। मतलब ऑपरेशन टाइप हुआ है। ठीक है जी। इससे नीचे सेब का पौधा है ऑर्डिनरी, और इससे ऊपर हरमन 99 है। ये सभी पौधों में इस तरह से ये प्लास्टिक बंधी है कहीं में अभी, जी जोड़ के लिए। हाँ ये जोड़ के लिए बंधी थी, ये काट दी गई है वैसे ये अब, थोड़ा अगर हम देख पाए कैमरे में, अगर क्योंकि दिखा जोड़ पाए, पक्के हो गए हैं अब। देखिए ये नीचे से जो नॉर्मल पौधा है वो आता है हाँ जी और उसके बाद ग्राफ्टिंग की जाती है, सर्जरी होती है पेड़ की, जी जी। और हरीमन 99 का पौधा लगाया जाता है और टेप के माध्यम से जोड़ा जाता है। और हम सब ने पढ़ा भी होगा, स्टडी भी की होगी कि अगर पेड़ की डाल कहीं टूट जाए ना तो उसको ऐसे करके आप बांध दो तो वो जुड़ जाता है आपस जी में। जी जी। तो उसी प्रकार ये पौधे की जो है पूरी विकास होता है। और अब 1 साल बाद, मतलब जैसे दिसंबर में ग्राफ्टिंग हुई है, इस दिसंबर में इन पौधों को लोगों को भेजा जाएगा। अच्छा, इतने बड़े बड़े पौधे आप भेजते हैं लोगों को? नहीं, इनको कट करते हैं यहाँ से, ठीक नहीं है। तो सीधे रहते हैं, फिर ठीक है। यहाँ से फैलाव ले लेगा जी। ठीक है जी। अभी आप देख भी रहे हैं कि पत्ते देखो कितने हरे भरे हैं। सारे पत्ते आप देखेंगे, कोई इसमें ऐसा नहीं है। और ये म- पीछे तक है बहुत। हाँ, आप आगे अगर तक है। देखें ना तो पीछे तक पूरा बागान जो है पौधे पौधे लगे। इसमें 45,000 पौधा है इस प्लॉट में सर जी। तो इसमें एक चीज है, जैसे मान लो कि हम मेरे 10 पौधे हैं या 20 पौधे जी हैं तो जी, उसमें कोई ऐसा बदलाव भी होता है कि सब सेम है तो आप किसी को भी किसी का दे सकते हैं? सेम है सभी जी, ठीक है। सभी सेम पौधे हैं जी। ये नीचे भी आप देखेंगे कि इसकी कैसा विकास हो रहा है, पौधों का कैसा संरक्षण किया जा रहा है। इसमें 45,000 पौधा है इस प्लॉट में जी। पन्नी लगाई गई है, पूरा संरक्षण हुआ है ताकि जो ये है इसकी मिट्टी इधर उधर ना हो, और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू इसको पानी मिलता है। नहीं, नर्सरी में ड्रिप से देते हैं, नर्सरी में ऐसे देते हैं। इन अच्छा बड़े पौधों में होती है ड्रिप जी। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। और आप नर्सरी की प्रोक्योरमेंट भी देखेंगे तो फेंसिंग हो रखी है इलेक्ट्रिक शॉक वाली, ताकि हाँ, कोई जीव जंतु है, बंदर है, कोई भी है शॉट वो मारेगी पकड़ेगी नहीं है जी, हाँ, झटका बाहर जी। झटका वायर मारती है ये। हाँ जी हाँ जी। को पकड़ के रखूंगा, दोनों को मारेगा, झटका मारेगा। वो नहीं, उतना झटका नहीं मार दी है जी। चलो चलो आ जाओ। ये देखो ना जी, ये जो जाड़ा है नीचे, हाँ जी ये जाड़ा, इसमें कोई करंट नहीं है। आ जाओ। एक बार जो लोग हैं उनको फेंसिंग के बारे में बताते हैं। थोड़ा कैमरा अगर हो सके तो पास ले आए सर। थोड़ा इसमें फेंसिंग के बारे में आप बताएं कि फेंसिंग एक करनी हो झटका बाहर है, सौर ऊर्जा से चलती है। और जो नीचे का जाड़ा है 4 फुट, इसमें कोई करंट नहीं है, सिर्फ इन 3 तारों में करंट है। इसमें। और ये भी करंट कैसा है कि मामूली झटका देगी, छोड़ देगी, पकड़ेगी नहीं बिल्कुल नहीं किसी इंसान को। ये जानवरों से बचाव के लिए नर्सरी को। आप टेस्ट करा के बता सकते हैं जरा? टेस्ट इनको करवा देते हैं, थोड़ा लगाओ हाथ जी, देख लो, लगा लो। टीम मेंबर ऐसे नहीं पकड़ लो, इसको पकड़ लो हाथ ना से। ना पकड़ता पकड़ता नहीं। नहीं, ये नहीं पकड़ती जी, आप अच्छा रिव्यू नहीं दे रहे हैं। ये नहीं पकड़ती, ये नहीं पकड़ती जी। मतलब मामूली सा चढ़ाहट देगी और थोड़ी पकड़ेगी, ये जी मैं पकड़ लेगी हाथ से। बारिश अच्छा। का मौसम हाँ, है, इसको ज्यादा पकड़ो क्या हाथ में होगा? आप। हाँ। ये झूठ था, ये आपने ऐसे बाद में किया, नीचे हाथ में- आ जाओ, फिर इतनी देरी रखना होता है? दोबारा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये ट्राई कीजिए। एक बार बिल्कुल हल्का सा झटका मारती है, वैसे नहीं पकड़ती है जोर से। ना ना पकड़ लो हाथ से, इसको पकड़ लो, पकड़ लो हाथ से ऐसे। नहीं, ऐसे हाथ रखना, पकड़ना मत। ऊपर वाली तार को रख लो, ऊपर वाली को। राहुल भाई, हाथ ओ नहीं कुछ नहीं हो रहा राहुल जी, जय श्री राम। चलो कुछ नहीं हो रहा, जय श्री राम। कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपको पकड़ रखा है। चलो चलो। अरे इधर नहीं, थोड़ी है बिजली जी, ये तो सौर ऊर्जा की है जी, बिजली की नहीं है। मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि झटका लगता है, हाँ जी। मगर इतना नहीं लगेगा कि आपको बिल्कुल ही चौंक नहीं जाओगे। नहीं नहीं, पूरा नहीं लाते जी। ये पशुओं से बचाव के लिए है। चलो। सुन रहे हो? इसके पास नहीं जाना। इसके पास नहीं जाना, पशुओं के पास। मैं तो खड़े ही पीछे। तो हम पूरी शो टॉक की टीम यहाँ पे मौजूद है। तो सर
आप सबको आपने बहुत अच्छे से बताया सारी चीजें नर्सरी में। अभी कुछ बातें रह गई है वो हम जी। ऊपर भी करेंगे, जी जी मगर जी। उससे पहले हम अपने जो टीम में मेंबर्स हैं उनका रिव्यू जान लेते हैं कि उनको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा देख करके। मैं तो पहली बार सेब के पौधे को देख रहा हूँ। आप जानते तो होंगे हमारे टीम के सबसे वरिष्ठ मेंबर है और उनके बिना कुछ नहीं चलता, राहुल जी। तो राहुल जी रिव्यू बताइए। बहुत अच्छा लगा, जैसा सोचा था उससे बहुत अच्छा। यहाँ आकर के देखा, सर का बिहेवियर जो देखा, और यहाँ का जो नर्सरी इन्होंने मेंटेन कर रखा है वो बहुत बहुत अच्छा, शानदार। इतने बड़ी जगह में और इतने प्रॉपर तरह से मेंटेन किया हुआ जो नर्सरी है। और मैं बोलूँगा कि जो भी सेब लगाना चाहते हैं अपने घर में, अपने खेतों में, ज़रूर यहाँ से संपर्क करें। बाकी अपने वीडियो के नीचे सारा डिटेल रहेगा, वहाँ से सर को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इनका वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, सबसे छोटे हमारे टीम के मेंबर्स अंश वंश दोनों जुड़वा भाई, आप अपना रिव्यू बताइए, आपको कैसा लगा। जो ये नर्सरी बनी है वो एक वैली के अंदर बनी है, जो उसका व्यू देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और बाद बाकी जो आप पेड़ देखोगे ना, आपको वैली इसलिए काम लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ आ गए हो। जैसे कि हम बद्दी ऐसे एरिया से रहते हैं, वहाँ पे इतनी पॉल्यूशन है, इतना बसड़ है, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी रोड नहीं है, रोड माफिया नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको बड़ा काम लगेगा। वैली क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं वो तो आप बताओगे ना। भूल गया। नर्सरी इज वेरी गुड, नर्सरी बहुत बढ़िया है, सर बहुत अच्छे हैं, हमें यहाँ पे आके अच्छा लगा है। आप लोगों किसी को भी ये प्लांट्स ग्रो करने हैं, प्लीज कांटेक्ट, अगर डिस्क्रिप्शन में हमारे पड़ा होगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं सर के, वो हम जाके ऊपर स्टूडियो में फिर से बैठेंगे। उसके बाद जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, सर की जर्नी है, सर ने कुछ मोटिवेशन बताया है, वो आगे आपको बताएंगे सारी चीजें। ये नर्सरी देख के ना आपको एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए। सर कोई विजिट चार्ज है ये लास्ट में बता दीजिए। नहीं सर, कोई नहीं। देखो आपको ऐसा कहाँ मिलेगा, कोई विजिट चार्ज नहीं है बाहर यहाँ के पे। जो आते हैं उनके लिए खाने और ठहरने का भी प्रबंध है। जो बाहर से आता है कोई व्यक्ति, दूर से नहीं, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आते हैं किसान और यहाँ। अपने हिमाचल के लोग आए कोई। हिमाचल के कम आते हैं, वो तो सुबह के शाम को चले जाते हाँ वो हैं। पास में है ना इलाकी। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार नर्सरी विजिट जरूर कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस बारे में जानना है या इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, फार्मिंग को बढ़ाना है आगे, तो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हरीमन 99 सेब की किस्म के अलावा सर जो है कॉफी, एवोकाडो, चीकू और अन्य पता नहीं कितने तरह के आम, सब तरह की कैटेगरी इनके पास अवेलेबल है। सारी चीजें आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, इनकी पूरी नाम, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर सर हम डाल सकते हैं आपका। हाँ हाँ डालो, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों हमें तीनों डाल अथॉरिटी देना। मिल गई, हम सर का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल देंगे। आप अपने वर्किंग आवर्स में सर को फ़ोन कीजिए और सर से मिलिए, और आगे की प्रक्रिया हम स्टूडियो में स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। सबको बताएं कि जब कोई नहीं होता तब कौन होता है। शुरू शुरू में ऐसे भी किसान आए, क्योंकि जब मैं सेब पर मतलब प्रैक्टिकल करने लगा तो शुरू शुरू में बड़ी कठिनाइयाँ महसूस हुई कि मैंने तो आम का था मेरा नर्सरी का, तो उसको छोड़ा। और उस समय जब कठिनाइयाँ आती हैं तो सिर्फ एक प्रभु का सहारा होता है। मैं ईश्वर को मानता हूँ और उन्हीं के सहारे अपनी बैतरणी पार की है, और उस सभी समस्याओं का हल कर देते हैं अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए। हमारा कर्म करना अधिकार है, फल देना उसके हाथ में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने आपको फल दिया, आपने पूरे भारत को, पूरे विदेश जी, विश्व में फल दे रहे हैं। जी जी जी। तो उसके बाद जब मेहनत करने के बाद उपलब्धि प्राप्त होती है, जी। या जो हम मन में सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन जिसको कहते जी, हैं, जी, वो जी। प्राप्त होता है, तो क्या जिक्र होता है, मन से क्या आवाज आती है। बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब कोई मेहनत करता है उसका फल मिलता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर तो कोई संकट भी आए तो उसकी भी परवाह नहीं होती। अभी हम देख रहे हैं कि आपका पूरा घर जो है वो अवार्ड से भरा हुआ है। जी। तो आपके अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, पहला अवार्ड आपको क्या मिला। सबसे पहले मुझे मंडल स्तरीय सर्वश्रेष्ठ बागबान 2006 में मिला। उसके बाद जिला स्तरीय पुरस्कार मिला जिलाधीश महोदय से, सर्वश्रेष्ठ बागबान। और धीरे धीरे बढ़ता रहा। 2008 में कृषि पंडित की उपाधि कृषि विभाग डायरेक्टर से मिली, और धीरे धीरे बढ़ता रहा। और अब तक मुझे मतलब 27 राष्ट्रीय अवार्ड और 30 राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय पुरस्कार मिल सकते हैं।
इनमें प्रमुख है जैसे जगजीवन राम कृषि अभिनव पुरस्कार राष्ट्रीय भी लिया है, जोनल भी लिया है। जी। कृषक सम्राट सम्मान भारत का प्रथम राष्ट्रीय लिया है। और महामहिम राष्ट्रपति से 2017 में भारत का द्वितीय किसान का खिताब लिया है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और उत्कृष्ट कृषक सम्मान लिया है। ICR और IAR जो भारत के 2 कृषि संस्थान है दिल्ली में, उषा भवन, उन दोनों से मानद प्रोफेसर की उपाधि भी ली है। IAR फेलो अवार्ड 2017 में मैंने लिया है। और वर्तमान में मैं कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में भी एज ए प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद जी। और आपके सभी अवार्डों में सर्वोत्तम अवार्ड पद्मश्री है। हाँ, सर्वोत्तम पद्मश्री है। दूसरे नंबर पे जो महामहिम राष्ट्रपति ने भारत का द्वितीय किसान का दिया था वो है। और तीसरे स्थान पर मतलब कृषक सम्राट सम्मान है, जो कि श्री राधा मोहन सिंह जी ने, तत्कालीन कृषि मंत्री ने, अशोका होटल दिल्ली में दिया था। अगर हम सर्वोत्तम अवार्ड की बात करें जो जी। आपके पास है पद्मश्री, जी, तो पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद आपको सम्मान के साथ और क्या मिला जी? इस सम्मान के साथ एक प्रमाण पत्र होता है, एक मेडल होता है और एक मोमेंटो होता है, बस इसी का नहीं है। तो उस समय आपकी खुशी की कोई सीमा तो रही? बहुत ज्यादा खुशी थी जी, वो तो जिंदगी का मतलब बहुत खुश पल मेरा पल था। और उसके बाद जब आपको पुरस्कार मिला जी तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने खुद दिया, जी खुद लगाया जी। इसके अलावा आप कितने राष्ट्रपति से मिले हैं जी? इसके अलावा मैं देखिए प्रणब मुखर्जी जी से 3 बार मिला हूँ जी। अच्छा। रामनाथ कोविंद जी से 2 बार मिला हूँ जी। राष्ट्रपति भवन में NIF के माध्यम से प्रोग्राम होते थे तो हमें 7 दिन का प्रोग्राम मिलता था। अच्छा। और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 6 बार राष्ट्रपति भवन में 38 दिन प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ। अच्छा। इस बार का प्रोग्राम 3 दिन का था, नहीं तो 7-7 दिन के प्रोग्राम होते थे। अब्दुल कलाम जी से 2 बार मिलने का मौका मिला है और रामनाथ कोविंद जी से भी 2 बार मिलने का मौका मिला है। तो इसमें आपको मौका जो मिलता है तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है अगर हम जानना चाहें तो, कि आपको फोन आता है, लेटर आता है, क्या है? फिर NIF के माध्यम से प्रोग्राम होता है, फिर उसके डेटी कार्ड बनते हैं, सिक्योरिटी हमारा पूरा डाटा लिया जाता है। ठीक है जी। फिर हमें 7 दिन के लिए राष्ट्रपति ड्यूटी पास बनता है, मतलब जिसको गले में टंगा रखते हैं। जैसे वो मेरे पास लगे हैं बाहर, 6 बार के राष्ट्रपति भवन के ड्यूटी पास है, तो उस पर डेट होती है कि इतने तक जी राष्ट्रपति भवन में रहेंगे जी। राष्ट्रपति भवन में अगर रहे कोई व्यक्ति तो जैसे आपने बोला 3 दिन का कार्यक्रम, तो 3 दिन आपने क्या किया वहां पे? 3 दिन कैसे होता है, जैसे मतलब ये अभी था 3 दिन का, नहीं तो 7 दिन का होता था जी। उस 7 दिन में जैसे प्रदर्शनी लगती है बाहर, अभी तो उसमें उद्यान गार्डन के बाहर। अच्छा। तो उसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। उसमें खुला रहता है कि जितने भी भारत के इनोवेटर हैं उनमें से 10% इनोवेटर को वहां बुलाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि फलाने ने, मतलब इस व्यक्ति ने किया, इसने किया है। हर क्षेत्र से, जैसे बागवानी का क्षेत्र हो गया, उद्योग हो गया, कोई अदर हो गया, सब क्षेत्रों से, मतलब उसमें कम से कम 25-30 किसानों को या सभी ट्रेडों को बुलाया जाता है। आपके साथ कितने और महानुभाव व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री मिला? पद्मश्री NIF की तरफ से अभी तक 1954 के बाद आज दिन तक 10 व्यक्तियों को मिला है। और आपके साथ जो अभी मिला है जी 28 अप्रैल को, तो वो कितनों जनों को मिला जी? भारतवर्ष के सिर्फ 2 किसान है इस बार। एक जैविक खेती पे है महाराष्ट्र के और एक मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। सिर्फ 2 किसानों को इस बार पद्मश्री मिला है। यश अपयश मान सम्मान ये सब ईश्वर के हाथ में। पद्मश्री मिलने के बाद आपकी जो लाइफ है वो बहुत बिजी हो गई। जी जी जी। तो व्यवस्थित कितनी रही? व्यवस्थित वैसे मैं पहले की तरह चला हुआ हूँ, थोड़ा बढ़ गया है कारोबार पर, तो कोई परवाह नहीं है उसकी जी। मैं कभी भी किसी का फोन नहीं छोड़ता हूँ। कोई भी आता है, जब मैं कहीं व्यस्त भी हूँ तो मैं बाद में जरूर उसको फोन करता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, और ये मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि जब हमें पता लगा कि ऐसे करके सर को पद्मश्री मिला है, तो हमने इनको मैसेज किया कि हमें एक पॉडकास्ट करना है, तो इनका उसी टाइम रिप्लाई आ गया कि ये मेरा नंबर है, आप सीधा बात कर लें। हमने बात की, इन्होंने अपना एड्रेस भेजा और आज हम इनसे इंटरव्यू लेने आए हैं, इनके साथ पॉडकास्ट करने आए हैं। उसके बाद जब हम इनसे मिले तो सर अपने नॉर्मल जो घर के कपड़े इन्होंने पहने होते हैं उसी में थे, और उसी प्रकार इंटरव्यू दे रहे हैं। इन्होंने कोई कपड़े नहीं चेंज किए, कोई इन्होंने हाथ पैर कुछ नहीं धोया, वैसे ही आके बैठ गए। और चेहरे पे जो हंसी है ना, उसको आप नहीं झुठला सकते। जो मेहनत है ना, वो दिखती है कि मेहनत करने के बाद जो सफलता मिली है,
उपरांत क्या हंसी आती है चेहरे पे। तो सर अगर हम आपकी अब नर्सरी के अभी हम सारा घूम के आए नर्सरी जी में, जी अभी हम उसके बारे में बात करते हैं तो जी। खेती बाड़ी से एक इंसान को कितना लगाव होना चाहिए? खेती बाड़ी है लगाव का सौदा। आप पौधों पे देखिए, अगर एक पौधा मतलब आप एक खेत में 10 पौधे लगा दो, आप 9 पौधों के पास रोजाना जाएं, एक पौधे को छोड़ दें, तो उस पौधे का रंग रूप ही और होगा, अच्छा, क्योंकि इनमें सिर्फ जबान नहीं है, बाकी ये सब समझते हैं। आप पौधे पे जाओ, हाथ फेरो, और उससे एक फायदा होता है, जैसे आप दिन में 3 बार गए पौधों के पास, अगर 3 बारी में आप 5 खरपतवार भी एक पौधे से निकालते हैं तो आपके 15 एक पौधे से निकल गए। वैसे दिन लगना था एक मजदूर का उनको निकालने, और काम भी हो गया, और पौधों को पता होना चाहिए कि हमारा भी कोई मालिक है, हमें देखता है। अगर हम आपके सेब की किस्म पे आते हैं सीधा, जी, हरिमन जी, 99 पे जी। आते हैं, तो उसमें कितनी देख रेख एक इंसान को करनी पड़ती है अगर वो अपने घर में पौधा लगाए? बहुत ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं है इसमें खासकर जरूरत प्रूनिंग की है। दिसंबर में प्रूनिंग पे ही पौधा चलता है। दिसंबर में, हर दिसंबर में कटिंग होती है, और इसकी एक खासियत यह भी है कि जैसे परंपरागत क्षेत्र का सेब, ऊपर शिमला का सेब जो है तो जुलाई 15 के बाद शुरू होगा, 15-20 के बाद, अच्छा, और कश्मीर का सेब अगस्त सितंबर में आएगा, अक्टूबर जी, तक, ठीक और है। हमारा यह सेब जून में आता है। अच्छा, उस समय मार्केट में कोई भी फल नहीं होता। विदेशी सेब जो है तो कम से कम 250-300 रुपए आजकल मिल रहा है यहाँ, तो हमारा 100-125 रुपए आराम से बिक जाता है। और मेरे पास लगभग भारतवर्ष के कोई 120-25 किसानों के वीडियो हैं जहां जहां फल लगे हैं, और कमर्शियल भी कर रहे हैं इसको। हरिमन 99 जो सेब की किस्म है वो मैक्सिमम कितने टेम्परेचर में उग सकती है? मिनिमम 46-47 तक, कई लोग तो 50 पे भी ले रहे हैं इसको। अच्छा, जैसे राजस्थान में है, हरियाणा में है। राजस्थान में एक संतोष खदेड़ा, आप कई वीडियो भी देखते होंगे उनके, नेट पे पढ़ते हैं, हरमन 99 और लगाया है उन्होंने, अच्छा। और बड़े अच्छे रिजल्ट है उनके यहाँ। और उनके क्या रिव्यूज आपको किसानों से मिलते हैं? बहुत अच्छे रिव्यूज हैं हर तरफ से, जो किसान बेच रहा है उनकी तरफ से बड़े अच्छे, मतलब प्रशंसा के पात्र बताते हैं कि हमें एक रोजगार मिला, विकल्प मिल गया, क्योंकि इसके बीच में एक ऐसा भी है कि इसके बीच में फसल लगा सकते हैं, जैसे गोभी, लहसुन, प्याज बीच में हो जाता है। अच्छा, और जो अपना सेब है उसकी मिठास कितनी अलग होती है, विपरीत होती है कुछ? इसके जब पेटेंट की बारी थी तो आईसीआर से टेस्ट हुए हैं, आईआरएस से टेस्ट हुए हैं, और गुणवत्ता में बढ़िया पाया गया है। फिर भी कई किसानों के पास जो प्रॉब्लम आती है, तो रोजाना व्हाट्सएप पे 8-10 किसानों के, कभी कभी 15 किसानों के मैसेज आते हैं विद फोटो, तो उनको समस्या का हल बताते हैं। हरिमन 99 सेब की किस्म को परचेज करने का क्या प्रोसीजर है? परचेज करने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड नंबर और प्लांट क्वांटिटी डालना होता है सितंबर अक्टूबर 2 महीनों में। जी, उसके बाद हम सब लिस्ट को कोरियर वालों के पास भेजते हैं। ठीक है, वहां पिन कोड टैली होता है कि क्या इस पिन कोड पे सर्विस जाएगी या नहीं। ठीक है। फिर अगर जिन पे सर्विस जाएगी उनको कोरियर के माध्यम से पौधे दिसंबर जनवरी में देते हैं। अच्छा जी। जी। और उसके बाद क्या देख रेख का आप गाइडलाइंस उनको देते हैं? गाइडलाइन 7 पृष्ठ की गाइडलाइन, हर जिस किसी को पौधा जाता है तो पीडीएफ जरूर भेजते हैं। जब कोरियर की रसीद भेजते हैं तो उस रसीद के साथ वो पीडीएफ जरूर भेजते हैं सभी के लिए। और एक अगर एक्सपेक्ट करना हो कि कितने टाइम में वो फल देने लग जाए? कई जगह 1 साल में भी दे रहा है, कई जगह 2 साल में, कई 3 में। वैसे 3 साल का पीरियड है हमारे हिमाचल में जो था, परंतु निचले गर्म क्षेत्रों में 1 साल में भी फल दे रहा है। अभी आप क्या क्या कैटेगरी अपनी वेबसाइट पे चलाते हैं? मेरी वेबसाइट पे लगभग तो मतलब पौधे लगाने का तरीका भी है, और बुकिंग करने का तरीका भी है, और मेरा पूरी परिचय भी डाला है उन्होंने। और एक उसमें खास बात है कि जहां जहां फल लगे हैं वहां वहां के सब किसानों के फोटो और फोन नंबर है वेबसाइट पे, जहां जहां फल लगे, ताकि लोगों को सुविधा रहे कि हमारे राज्य में कहाँ ये फल हो रहा है, किस किसान के यहाँ है। जी, मैं पूरे दर्शकों को फिर बताना चाहूंगा कि सर का अपनी नर्सरी है, सर की अपनी नर्सरी है घुमारवीं क्षेत्र में। बाकी एड्रेस और फोन नंबर और बाकी की डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी अन्य चीजें हैं, कुछ भी आप पूछना चाहें तो सारी चीजों की सुविधा हर प्रकार से उपलब्ध है जी आपके जी, पास। हर तरफ से। यहाँ तक कि हम सर के पास आए हैं तो सर ने हमें लंच की व्यवस्था भी करी है तो उसकी भी व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाएगी। किसान बाहर से आते हैं तो उनको हम ठहराते भी हैं जी। महाराष्ट्र से, राजस्थान से बहुत साल में कम से कम 30-40 किसान तो आते ही हैं। तो यहाँ होटल की सुविधा कोई नहीं है नजदीक जी, तो हमने कमरे हैं हमारे पास है, उनको खाना भी दिया जाता है, और ठहरने का प्रबंध भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सफल इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। जी जी। आप उस चीज को क्या मानते हैं जी? आपके पीछे किसका हाथ था?
वैसे इंसान का कर्म करना अधिकार है, फल देना ईश्वर के हाथ है। मुझे शुरू से ही मैं ईश्वर को मानता हूँ कि जो कुछ होता है उन्हीं की आज्ञा से होता है। परंतु 2011 में मैंने गुरु दीक्षा भी ली माँ कृष्णा धाम आस्था से, श्री माँ कृष्णा जी से। उन्होंने मुझे जो कार्यक्रम बताए वो मुझे ईश्वर तक पहुंचाने में अति सहायक सिद्ध हुए, और मैं उन नियमों का पालन करता हूँ। और मैं इस सारे का श्रेय ऊपर वाले श्री परमपिता परमात्मा को देता हूँ। हम सब आपसे हम जैसे जो युवा हैं जी, उनसे हमें एक प्रेरणा स्रोत आप बताएं लास्ट में, बस उसके बाद हम खत्म करेंगे। प्रेरणा स्रोत मेरा ही है कि ईश्वर पर भरोसा रखो। जो नसीब में है उसको 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं रोक सकते, और जो नसीब में नहीं आएगा उसके लिए चाहे आप कितना भी प्रयत्न करो नहीं आएगा, परंतु कर्म करना जारी रखो। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है। फल प्राप्ति की इच्छा मत रखो, फल ईश्वर स्वयं देते हैं। अंत में जी हमारी पूरी टीम की तरफ से एक छोटा सा उपहार हम देते हैं आपको, हमारी पूरी शुद्ध टॉक टीम की तरफ से एक छोटा सा उपहार आपके इतने बड़े लक्ष्य प्राप्ति की तरफ के लिए। ये तो हमारे सामने, ये तो हम जो आपको दे रहे हैं वो तो बहुत ही छोटी चीज ऐसा है। कुछ नहीं, मेरे लिए सम्मानीय है जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना धन्यवाद जी। कीमती समय देने के लिए। हमें पता है कि पद्मश्री मिलने के बाद आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। नहीं, कोई फिर भी सब जो कोई भी होगा सबको मैं ठीक इसी तरह डील करता हूँ। जी जी, हम वो जान गए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शुद्ध टॉक्स सारी चीजें देखने के लिए धन्यवाद।